विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और हम डॉक्टर दिव्यंत कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के यानी कि फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार उनका व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी कि वोकेशनल कोर्स जिसका नाम है व्यक्तित्व विकास यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। विद्यार्थियों, इस पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। यह पेपर जो हम देखने वाले, वैसे तो यह पेपर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश का पेपर है, किंतु यह पेपर मध्य प्रदेश के कॉलेजों में फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। विद्यार्थियों, देर ना करते हुए सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर उसके बाद हम उन क्वेश्चंस के आंसर की तरफ आपको ले चलेंगे। तो चलते हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उनका पर्सनल डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो पेपर है मई 2026 का पेपर है जिसको हम आगे देखने वाले। पेपर में आप देखेंगे यहाँ पर पेपर 2 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है। पास होने के लिए चाहिए आपको 35 मार्क्स। पूरा पेपर आपको 3 सेक्शन में देखने को मिलेगा। सेक्शन ए में आ रहा है, यहाँ पर पूछा गया 5 प्रश्नों के आपको आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का रहेगा। पहला प्रश्न है व्यक्तित्व के अर्थ और उद्देश्य को समझाइए, एक्सप्लेन मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटी। सेकंड क्वेश्चन है व्यक्तित्व विकास पर पारिवारिक संरचना के प्रभाव पर चर्चा कीजिए, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ फैमिली कंपोजिशंस ऑन द पर्सनल डेवलपमेंट। तीसरा प्रश्न है राष्ट्रीय सेवा योजना की कोई 2 गतिविधियों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब एनी 2 एक्टिविटीज ऑफ द नेशनल सर्विस स्कीम। चौथा प्रश्न है ध्यान पर टिप्पणी लिखिए, राइट नोट ऑन मेडिटेशंस। अगला प्रश्न है स्टेज डर क्या, इसे दूर करने के तरीके सुझाइए, व्हाट इज द स्टेज फेयर, सजेस्ट वे द ओवरकम इट। आ जाता हम सेक्शन बी की तरफ जिसमें कहा गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का रहेगा और इसमें आपको 5 प्रश्नों के उत्तर लिखना होंगे। यहां पर चलते पहला प्रश्न व्यक्तित्व के विकास में नैतिकता की क्या भूमिका है समझाइए, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मोरालिटी ऑफ द पर्सनल डेवलपमेंट। अगला भारतीय ज्ञान परंपरा में व्यक्तित्व विकास के घटकों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मछवि से आप क्या तात्पर्य, आत्मछवि के प्रमुख पहलू क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्म प्रेरणा यानी कि यहां पर सेल्फ मोटिवेशन की बात की गई है और ये कैसे विकसित किया जाता है, कैसे डेवलपमेंट किया जाता है, इसके बारे में भी हमें चर्चा करना होगी। अगला प्रश्न है स्वर संचालन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। स्वर संचालन का मतलब यह होता है मॉड्यूलेशन यानी हमारा जो बातचीत का तरीका है उसके बारे में बताना होगा। लास्ट सेक्शन सी में 15 अंक का एक प्रश्न और 2 प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। यहां पर पहला प्रश्न है सहानुभूति की परिभाषा क्या है। अगला प्रश्न है भारतीय पारंपरिक ज्ञान की अवधारणा क्या है। नेक्स्ट टीम भावना से आपसे क्या तात्पर्य और राष्ट्रीय कैडेट कोर क्या है, इसके उद्देश्य और विशेषताओं को लिखिए। लास्ट क्वेश्चन है बॉडी लैंग्वेज से आप क्या समझते हो, इसके विभिन्न तरीकों और फायदों को नुकसानों का वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थियों ये हम लेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस किया, हम इसके आंसर की तरफ चल रहे हैं। उससे पहले हमेशा की तरह आपसे अनुरोध है कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को क्या करने का लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और अभी तक आपने आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा आपके साथ वीडियो बनाकर आते रहें। विद्यार्थियों एक और खास बात, स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, नंबर है 7725077225 44 325 44325। ये आपका अपना मोबाइल नंबर है। इस पर आपको क्या करना होगा, तो आपका जब भी आपका एग्जाम होता है उसमें आपका मेजर का पेपर हो, माइनर का हो, एमडीसी का हो, हिंदी इंग्लिश का हो या वोकेशनल कोर्स का, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, वो जो भी पेपर आपका हो रहा है उस पेपर जब आपका हो जाता है तो उसका एक फोटो क्लिक करना है और हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो देर ना करते हुए हम चल रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की तरफ। पहला प्रश्न है व्यक्तित्व के अर्थ और उद्देश्य को समझाइए, एक्सप्लेन मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटी। तो देखो विद्यार्थियों, व्यक्तित्व क्या होता है, तो व्यक्तित्व का मतलब ऐसा नहीं कि भैया कोई व्यक्ति बाहर से जो दिख रहा है वो व्यक्तित्व है, या मैं कह दूं कि कोई हमने किसी के व्यक्ति का चेहरा देख लिया या किसी व्यक्ति को उसकी वेशभूषा हमने पहचान लिया, ऐसा नहीं होता। तो व्यक्तित्व क्या होता है, तो व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से हुई है जिसका अर्थ है मुखौटा यानी कि मास्क। प्राचीन समय में बाहरी रंग रूप या पहनावे को व्यक्तित्व मान लिया जाता था, परंतु आधुनिक मनोविज्ञान में यह धारणा बहुत व्यापक है। परिभाषा क्या है, तो व्यक्तित्व किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक यानी कि इमोशनल और सामाजिक गुणों का वह अनूठा गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ उसके विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। यह केवल बाहरी दिखाव नहीं बल्कि व्यक्तित्व के आंतरिक विचार और बाहरी व्यवहार का एक एडिशन है, एक योग है। आगे बात करते हैं इसके उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले आत्म जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस।
व्यक्तित्व को अपने शक्तियों, कमजोरियों, रुचियों और क्षमताओं के पहचानने में मदद करता है। प्रभावी अनुकूलन, बदलते सामाजिक, व्यावसायिक और व्यक्तित्व परिवेश में खुद को बेहतर तरीके से ढालने के योग्य बनाता है। नेक्स्ट है बैलेंस लाइफ, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में तालमेल बिठाकर एक संतुलित और सकारात्मक जीवन शैली का निर्माण करता है। और लास्ट है सामाजिक कौशल का विकास, यानी कि सोशल स्किल्स है, यानी कि समाज में दूसरों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना, नेतृत्व क्षमता विकसित करना और प्रभावी संचार यानी कम्युनिकेशन को सिखाता है। तो ये हमने व्यक्तित्व के बारे में यहां पर बात की है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व विकास पर पारिवारिक संरचना के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ द फैमिली कंपोजिशन ऑफ द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब इसमें बात करते हैं बालक के व्यक्तित्व की नींव उसके परिवार से रखी जाती है। परिवार की संरचना यानी कि उसकी फैमिली कंपोजिशन का बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली बात यदि हम यहाँ पर करें तो बात आती है संयुक्त परिवार बनाम एकल परिवार, ज्वाइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली। ज्वाइंट फैमिली की बात करते हैं, यहाँ बच्चा कई रिश्ते, दादा दादी, चाचा चाची, चचेरे भाई बहनों के बीच में बड़ा होता है, जिससे उसमें साझा करने की भावना, सहयोग, सहिष्णुता और सामाजिक सुरक्षा की भावना तेजी से विकसित होती है। हालांकि कभी कभी व्यक्तित्व स्वतंत्रता की कमी भी महसूस हो सकती है। एकल परिवार की बात करते हैं, यहाँ बच्चा माता पिता के सीधे और अधिक ध्यान के बीच बढ़ता है, जिससे उसकी आत्मनिर्भरता, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का गुण आता है। लेकिन अकेलेपन के कारण कभी कभी बच्चा आत्म केंद्रित यानी कि इंट्रोवर्ट भी हो सकता है। अगला जन्म क्रम का प्रभाव यानी बर्थ ऑर्डर की बात करें तो सिंगल चाइल्ड, माता पिता का पूरा प्यार मिलने के कारण तो ये बच्चे आत्मविश्वासी होते हैं, लेकिन कभी कभी जिद्दी, अधिक संवेदनशील भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है अगला पॉइंट आएगा, नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिलेगा वो लास्ट बोर्न। अधिक लाड़ प्यार में मिलने के कारण ये अधिक सामाजिक और वैश्विक स्वभाव के हो सकते हैं, जो कभी कभी दूसरों पर डिपेंड भी रहते हैं और आदत भी पड़ जाती है। नेक्स्ट है माता पिता के संबंध पर परवरिश, यानी यदि परिवार का माहौल प्रेमपूर्ण और लोकतांत्रिक है तो बच्चे का व्यक्तित्व आत्मविश्वास और सकारात्मक बनता है। इसके विपरीत यदि वह परिवार में लगातार कलह और अत्यधिक सख्ती हो तो बच्चा दब्बो, विद्रोह और कुंठित स्वभाव महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सेवा योजना की कोई दो गतिविधियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एनी टू एक्टिविटीज ऑफ द नेशनल सर्विस स्कीम। तो एनएसएस यानी राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल सर्विस स्कीम का मुख्य उद्देश्य स्वयं के माध्यम से समुदाय की सेवा, नॉट मी बट यू है। इसकी दो प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित है। नियमित गतिविधियां क्या है? इसके अंतर्गत स्वयंसेवक अपने कॉलेज परिसर या गोद लिए गए नजदीकी गांव में वर्ष भर सेवा करते हैं। वृक्षारोपण अभियान चलाना, रक्तदान करना, आयोजित करना, साक्षरता अभियान करना, स्वच्छता अभियान चलाना, ये उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट विशेष शिविर की बात करें तो इसके तहत किसी चयनित ग्रामीण या झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्र में 7 दिवसीय विशेष आवासीय शिविर का आयोजन किया जाता है। इस दौरान स्वयंसेवक गांव में रहकर सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करता है, जैसे जल संरक्षण के लिए सोक्त गड्ढे बनाना, रास्ते की मरम्मत करना, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जागरूकता रैलियां निकालना और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के प्रति शिक्षित करते हैं। ऐसी कुछ योजनाएं इसके अंदर आती है। अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 4 जो कि दिया हुआ ध्यान पर टिप्पणी लिखिए। राइट नॉट ऑन मेडिटेशन। तो बात करते हैं मोटिवेशन की। तो ध्यान मन को एकाग्र करने, अंतरात्मा से जुड़ने और मानसिक शांति प्राप्त करने की प्राचीन भारतीय पद्धति है। यह केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं बल्कि विचारों के प्रवाह को सजगता से दिखाना और मन के वर्तमान क्षण यानी प्रेजेंट मोमेंट को स्थिर करना। ध्यान के मुख्य प्रकार क्या है? तो सजगता ध्यान यानी माइंडफुलनेस मेडिटेशन, बिना किसी निर्णय के वर्तमान विचारों और सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। मंत्र ध्यान, किसी विशेष शब्द या ध्वनि जैसे ओम का बार बार उच्चारण करके मन को एकाग्र करना। सांसों पर ध्यान, आती जाती सांसों को गति पर ध्यान टिकाना। मानसिक लाभ क्या है? तो तनाव और चिंता में कमी आती, एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होता है। यदि बात करें आध्यात्मिक लाभ की तो आत्म साक्षात्कार होता है और भावनात्मक स्थिरता इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, उसके बाद हम सेक्शन बी की तरफ चलेंगे। व्हाट इज स्टेज फियर, सजेस्ट वेयर ओवरकम इट। स्टेज डर क्या है, इसको दूर करने के तरीके सुझाइए। तो स्टेज डर का मतलब होता है मंच का भय। वह घबराहट, चिंता या फोबिया है जो किसी व्यक्ति को मंच पर जाकर दर्शकों के सामने बोलने, प्रस्तुति देने, प्रदर्शन करने से पहले उसके दौरान महसूस होती है। लक्षण क्या है? हाथ पैर कांपना, गला सूखना, अत्यधिक पसीना आना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, जो बोल लग जाना और वो भूल जाना इसके अंदर आती है। स्टेज डर दूर करने के क्या उपाय है? तो गहरी तैयारी और अभ्यास, अपने विषय या कंटेंट पर अच्छी पकड़ बनाए, आईने के सामने खड़े होकर या मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करके अभ्यास करें। गहरी सांस लेना यानी कि मंच पर जाने से ठीक पहले 4-5 बार गहरी लंबी सांसें ले और उसे छोड़े। इससे हमारा नर्वस सिस्टम एक मजबूत होगा और धड़कन सामान्य होती है। दर्शकों के साथ आई कांटेक्ट करें, सबसे खास बात है क्या करना है? आई कांटेक्ट करना है।
तो पूरे जन समूह को एक साथ देखने के बजाय शुरुआत में भीड़ में मौजूदा कुछ सकारात्मक या मुस्कुराते हुए चेहरों को देखकर बात शुरू करें, जिसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। सकारात्मक विजुअलाइजेशन की बात करें तो मंच पर जाने से पहले आंखें बंद करके सोचें कि आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार जा रही है। लोग तालियां बजा रहे, नकारात्मक विचारों और सकारात्मक से बदलें। गलतियों को स्वीकार करें, तो यह मानकर चले कि मामूली गलती होने पर स्वाभाविक है कि दर्शक आपकी कमियां ढूंढने नहीं बल्कि आपको सुनने आए। लगातार मंच पर जाने के अवसर को स्वीकार करने से यह डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। विद्यार्थियों को हम चल रहे सेक्शन बी की तरफ। यहां पर आ रहा है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी 5 प्रश्नों के उत्तर देना, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का रहेगा और इसका पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर, व्यक्तित्व के विकास में नैतिकता की क्या भूमिका है, समझाइए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ मॉरलिटी और पर्सनल डेवलपमेंट। तो बात करते हम लोग व्यक्तित्व के विकास में नैतिकता की भूमिका रीढ़ की हड्डी के समान होती है। नैतिकता केवल अच्छे सिद्धांतों का समूह नहीं बल्कि यह वह आंतरिक मार्गदर्शक है जो किसी व्यक्तित्व के व्यवहार, चरित्र और दृष्टिकोणों को आकार देती है। व्यक्तित्व के बहुआयामी विकास में नैतिकता की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा सकते हैं। सबसे पहला, कैरेक्टर बिल्डिंग, सुदृढ़ चरित्र का निर्माण। व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी जो हिस्सा है व्यक्तित्व का चरित्र होता है। बाहरी रूप रंग से बातचीत का तरीका समय के साथ बदल सकता है, लेकिन नैतिक मूल्यों जैसे ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता व्यक्ति के आंतरिक चरित्र को मजबूत बनाती है। इसे नैतिक व्यक्तित्व विषम परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों को समझौता नहीं करता, जिससे उसका व्यक्तित्व विश्वसनीय और सम्मानित बढ़ता है। निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। दैनिक जीवन या पेशेवर क्षेत्र में हमें कई बार कठिन विकल्पों में से किसी एक को चुनना होता है। नैतिक व्यक्तियों को क्या सही और क्या गलत है के बीच अंतर करने का एक स्पष्ट मापदंड देती है। जब कोई व्यक्ति नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेता है तो उसमें झिझक या असमंजस की स्थिति नहीं रहती है, जिससे उसके व्यक्तित्व में दृढ़ता और स्पष्टता दिखाई देती है। आगे बात करते हैं संवेदनात्मक स्थिरता की बात करो और आत्मसंतोष की बात करें तो जो व्यक्तित्व के नैतिक मार्ग पर चलता है वह आंतरिक रूप से शांत और तनाव मुक्त रहता है। अनैतिक कार्यों जैसे झूठ, धोखा या भ्रष्टाचार से व्यक्तित्व में अपराध का बोध और पकड़े जाने का डर बना रहता है, जो मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। इसके विपरीत नैतिक आचरण यानी आत्मसंतोष और उच्च आत्मसम्मान का विकास होता है, जो एक संतुलित व्यक्तित्व की पहचान बनाता है। सामाजिक संबंधों की प्रगाढ़ता, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि सामाज में दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करता है। नैतिकता व्यक्तियों के दूसरों के प्रति सहानुभूति, दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता, उसका सम्मान और सहिष्णुता के ऊपर डिपेंड करती है। उत्तरदायित्व और जवाबदेही की भावना देखें तो नैतिकता व्यक्तित्व में केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचने की बजाय कर्तव्य और जिम्मेदारियों के बोध कराती है। एक नैतिक रूप में विकसित व्यक्ति अपने परिवार, कार्यस्थल और राष्ट्र के प्रति अपनी जवाबदारी को समझता है। जिम्मेदार की भावना उसे समाज में एक जिम्मेदार नागरिक और एक विश्वसनीय पेशेवर के रूप में स्थापित करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञान परंपरा में व्यक्तित्व विकास के घटकों का वर्णन कीजिए। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में व्यक्तित्व विकास का उद्देश्य केवल शारीरिक या बौद्धिक विकास या उन्नति नहीं है, बल्कि मनुष्य का समग्र विकास है। इसमें शरीर, मन, बुद्धि, चरित्र और आत्म संतुलित विकास पर बल दिया गया। भारतीय दर्शन, वेद, उपनिषद, योग तथा गीता में व्यक्तित्व विकास के अनेक घटकों का वर्णन मिलता है। शारीरिक विकास की बात करें तो स्वस्थ शरीर को जीवन का आधार बनाया गया है। योग, प्राणायाम, व्यायाम तथा संतुलित आहार के माध्यम से शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाया जाता है। मानसिक विकास की बात करें तो मन को कंट्रोल एवं एकाग्र बनाने के लिए ध्यान, योग और आत्मचिंतन पर बल दिया गया है। इसमें तनाव कम होता है तथा सकारात्मक सोच विकसित होती है। बौद्धिक विकास की बात करें तो ज्ञान अर्जन, अध्ययन, तर्क, विवेक तथा चिंतन के माध्यम से बुद्धि का विकास किया जाता है। भारतीय परंपरा में सा विद्या मुक्ति अर्थात विद्या मुक्ति का साधन यह बताया गया है। नैतिकता और चरित्र विकास की बात करें तो सत्य, अहिंसा, दया, क्षमता, ईमानदारी, अनुशासन एवं कर्तव्य निष्ठा जैसे गुणों को विकसित करने पर बल दिया गया है। ये गुण व्यक्तित्व के आदर्श नागरिक बनाते हैं। आध्यात्मिक विकास की बात करें तो आत्मज्ञान, ईश्वर भक्ति, ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्तित्व अपने वास्तविक रूप से पहचानता है और आध्यात्मिक विकास जीवन में शांति और संतुलन प्रदान करती है। सामाजिक विकास की बात करें तो भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा देती है। सहयोग, सेवा, सहिष्णुता तथा परोपकार के माध्यम से व्यक्ति समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करता है। भावनात्मक विकास की बात करें तो क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भावनाओं पर कंट्रोल होता है तथा प्रेम, करुणा, सहानुभूति, सकारात्मक भावनाओं का विकास व्यक्तित्व को समृद्ध बनाता है। नेतृत्व और कर्तव्यबोध की बात करें तो भारतीय ग्रंथों में कर्म, योग और कर्तव्य पालन पर विशेष बल दिया गया है। इसके नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता पर की योग्यता पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न है, आत्म छवि से आपका क्या अभिप्राय है। इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ इमेज, डिस्कस द की एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ इमेज। यानी आत्म छवि की बात हो रही है, सेल्फ इमेज की बात हो रही है और इसके अर्थ की बात हो रही है। तो आत्म छवि यानी कि सेल्फ इमेज का अर्थ है या तात्पर्य कि व्यक्ति द्वारा अपने बारे में बनाई गई मानसिक तस्वीर या धारणा से है। ये इस बात को दर्शाती है कि व्यक्ति स्वयं को कैसे देखता,
समझता और मूल्यांकन करता है। आत्म छवि व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, व्यवहार तथा व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मैं कौन हूं, सबसे पहली बात तो है मेरी क्षमताएं क्या है, मेरी विशेषताएं क्या है और मेरी सीमाएं क्या है। इन सब के बारे में व्यक्तित्व की जो सोच होती है वही उसकी आत्म छवि यानी कि सेल्फ इमेज को डेवलप करती है। इसके प्रमुख पहलू क्या है तो सबसे पहले फिजिकल सेल्फ इमेज, यह व्यक्तित्व के अपने शारीरिक स्वरूप, स्वास्थ्य, रंग, रूप, कद काठी तथा व्यक्तित्व के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाती है। बौद्धिक आत्म छवि की बात करें तो व्यक्तित्व की अपनी बुद्धि, ज्ञान, सीखने की क्षमता, रचनात्मकता तथा समस्या समाधान कौशल के प्रति धारणा है। भावनात्मक आत्म छवि की बात करें तो यह व्यक्तित्व को अपनी भावनाओं को समझने, कंट्रोल करने तथा व्यक्त करने की क्षमता संबंधित विकसित करती है। सामाजिक आत्म छवि की बात करें तो यह समाज, परिवार, मित्रों तथा अन्य लोगों के साथ संबंध स्थापित करने और सामाजिक भूमिका निभाने के व्यक्तित्व की धारणा को दर्शाती है। नैतिक आत्म छवि की बात करें कि मोरल सेल्फ वैल्यू की बात करें तो व्यक्तित्व के नैतिक मूल्यों, आदर्शों, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा तथा कर्तव्यपरायणता के प्रति उसके दृष्टिकोण को व्यक्त करती है। और लास्ट है स्पिरिचुअल सेल्फ इमेज, ये व्यक्तित्व की आत्मचिंतन, जीवन के उद्देश्य, धार्मिक या आध्यात्मिक विश्वासों तथा आत्म विकास से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है आत्म प्रेरणा से क्या अभिप्राय है, आत्म प्रेरणा कैसे विकसित की जाती है। व्हाट इज अंडरस्टैंड बाय द सेल्फ मोटिवेशन। तो आत्म प्रेरणा का अर्थ है सेल्फ मोटिवेशन, वह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्तित्व को बिना किसी बाहरी दबाव या प्रोत्साहन के अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर कार्य करने को प्रेरित करती है। यह व्यक्तित्व के भीतर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा और उत्साह है जो उसे कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने तथा सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। सरल शब्दों में स्वयं को अपने कार्यों, लक्ष्यों और जिम्मेदारियों के प्रति प्रेरित रखना ही आत्म प्रेरणा कहलाती। आत्म प्रेरणा विकसित करने के कुछ उपाय, पहला स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। ध्यान रखिएगा व्यक्तित्व को अपने जीवन के लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित करने चाहिए। स्पष्ट लक्ष्य दिशा प्रदान करते हैं और कार्य करने की प्रेरणा बढ़ाते हैं। सकारात्मक सोच अपनाना, सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बढ़ाता तथा कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। आत्मविश्वास का विकास, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखने से व्यक्तित्व नई चुनौतियों को स्वीकार करता है और सफलता की ओर अग्रसर होता है। समय प्रबंधन करना, समय का उचित उपयोग करने से कार्य समय पर पूरे होते हैं और उपलब्धियां और प्रेरणा प्राप्त होती है। आत्म अनुशासन का पालन, नियमित परिश्रम और अनुशासन आत्म प्रेरणा को बनाए रखने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छोटी छोटी सफलताओं को उत्साह बनाए, छोटी छोटी उपलब्धियों को पहचानना, उनका सम्मान करना, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। प्रेरणादायक व्यक्तियों से सीखना, महान व्यक्तियों के जीवन, संघर्ष, उपलब्धियों का अध्ययन आत्म प्रेरणा को यानी कि सेल्फ मोटिवेशन को डेवलप करता है। निरंतर आत्म मूल्यांकन की बात करें तो अपनी प्रगति की समीक्षा करने से कमियों को सुधारने और बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है। योग और ध्यान का अभ्यास, योग और ध्यान मन को एकाग्र, शांत और सकारात्मक बनाते हैं जिससे आत्म प्रेरणा में वृद्धि होती है। आगे बात करें तो आत्म प्रेरणा विकास की प्रक्रिया, आत्म प्रेरणा सफलता की कुंजी है। यह व्यक्तित्व को कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर प्रयास करने, आत्मविश्वास बनाए रखने तथा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। स्पष्ट लक्ष्य, सकारात्मक सोच, आत्म अनुशासन, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास के माध्यम से आत्म प्रेरणा को विकसित किया जा सकता है। अगला प्रश्न आता है स्वर संचालन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो स्वर संचालन क्या है? तो स्वर संचालन का अर्थ है बोलते समय वॉइस यानी कि स्वर को परिस्थिति, भाव, अर्थ तथा श्रोताओं के अनुसार नियंत्रित एवं संचालित करना। प्रभावी संचार के लिए स्वर संचालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से वक्ता अपने विचार और भावनाओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। स्वर संचालन के प्रमुख प्रकार, उच्च स्वर यानी हाई पिच वॉइस। इस प्रकार के स्वर में आवाज ऊंची होती है। इसका प्रयोग उत्साह, खुशी, आश्चर्य या चेतावनी व्यक्त करने में लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए विजय प्राप्त होने पर खुशी व्यक्त करना। अगला निम्न स्वर, लो पिच वॉइस। इसमें आवाज अपेक्षाकृत धीमी और गंभीर होती है। इसका उपयोग गंभीरता, दुख, सहानुभूति और शांति व्यक्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए शोक संदेश देना। मध्यम स्वर, मीडियम पिच वॉइस। यह सामान्य वार्तालाप का स्वर होता है। इसमें अधिक ऊंचाई होती है और ना अधिक निम्नता होती है। कक्षा में अध्यापन या सामान्य बातचीत जैसा मैं आप लोगों के साथ अभी कन्वर्सेशन कर रहा हूं, यह आता है मीडियम पिच वॉइस के अंदर। उसके बाद लाउड वॉइस, जब आवाज की तीव्रता अधिक होती है तो उसे तीव्र स्वर कहा जाता है। इसका उपयोग बड़े समूहों को संबोधित करना या महत्वपूर्ण बात जोर करने पर दिया जाता है। मृदु स्वर, सॉफ्ट वॉइस। इस प्रकार का स्वर कोमल एवं मधुर होता है। इसका उपयोग प्रेम, विनम्रता और सम्मान प्रकट करने के लिए किया जाता है। आरोही स्वर, राइजिंग टोन। जब बोलते समय स्वर क्रमशः ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो उसे आरोही स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग प्राय प्रश्न पूछने, जिज्ञासा व्यक्त करने में किया जाता है। अवरोही क्रम स्वर यानी कि फेलिंग टोन, जब स्वर ऊपर से नीचे की ओर आता है तो उसे अवरोही स्वर कहा जाता है। इसका प्रयोग कथन, आदेश अथवा निष्कर्ष व्यक्त करने के लिए आता है।
मिक्स्ड टोन, जब वक्ता आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के स्वरों का संतुलन प्रयोग करता है तो उसे मिश्रित स्वर कहते हैं। यह प्रभावी वक्तव्य कला की विशेषता होती है। अतः स्वर संचरण प्रभावी संचार और वक्तृता कला का महत्वपूर्ण अंग है। उच्च, निम्न, मध्यम, तीव्र, मृदु, आरोही, अवरोही स्वरों का उचित प्रयोग संदेश को अधिक स्पष्ट, प्रभावशाली और आकर्षक बनाता है। एक कुशल वक्ता परिस्थितियों भाव के अनुसार स्वर संचालन को संतुलित उपयोग कर सकता है। अगला प्रश्न आता है सेक्शन सी में जा रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का रहेगा। और पहला प्रश्न यहाँ पर आ रहा है, सहानुभूति की परिभाषा क्या है? सहानुभूति के प्रमुख पहलुओं और अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए। तो सहानुभूति की बात करें तो मानव व्यवहार और व्यक्तित्व विकास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। यह केवल किसी के प्रति दया दिखाना नहीं, बल्कि दूसरों के दृष्टिकोण और भावनाओं को उनकी गहराई में जाकर महसूस कराना है। सरल शब्दों में दूसरों के जूतों में अपना पैर रखकर देखना ही सहानुभूति, अर्थात किसी अन्य व्यक्ति को मानसिक या भावनात्मक स्थिरता को उसके दृष्टिकोण से समझना और महसूस करना वह किस दौर से गुजर रहा है। मनोवैज्ञानिक परिभाषा की बात करें तो सहानुभूति वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं, विचारों, आवश्यकताओं और परिस्थितियों को सटीकता से समझता है और उनके प्रति एक संवेदनशील प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। ये समान अनुभूति है, जैसे अनुभूति सामने वाले को हो रही है ठीक वैसी अनुभूति अपने भीतर ही पैदा होती है। सहानुभूति और सहानुभूति में अंतर क्या है? देखो, सहानुभूति और सहानुभूति में अंतर क्या है? तो यहां पर सहानुभूति, इसमें हम किसी के दुख को देखकर केवल बाहर से तरस खाते हैं या दया भाव दिखाते हैं, जैसा मुझे आपके साथ होने पर बहुत दुख है। सहानुभूति की बात करें या परानुभूति की बात करें, इसमें हम सामने वाले के दुख में खुद को शामिल करते हुए उसके मानसिक स्तर पर जाकर सोचते हैं, मैं समझ सकता हूं कि आप पर क्या बीत रही होगी। सहानुभूति के प्रमुख पहलू क्या है? तो मनोविज्ञान के अनुसार सहानुभूति मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर होती है। पहला, संज्ञानात्मक सहानुभूति, इससे दृष्टिकोण ग्रहण करना भी कहते हैं। इसका अर्थ है बौद्धिक स्तर पर समझना है कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है और उसकी मानसिक स्थिति क्या है। इसमें हम बिना अपने भावनाएं जोड़े सामने वाले के नजरियों को तार्किक रूप से समझते हैं। भावनात्मक या संवेदनात्मक सहानुभूति, इस स्तर पर आप दूसरे व्यक्तित्व के दर्द या खुशी को शारीरिक और मानसिक रूप से खुद के भीतर महसूस करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, किसी रोते हुए बच्चे को देखकर मन में भी उदासी का भाव आ जाना। करुणामय सहानुभूति, यह सहानुभूति का उच्चतम और सबसे व्यावहारिक रूप है। इसमें हम न केवल दूसरों के दर्द को समझते महसूस करते हैं, बल्कि उसकी मदद करने के लिए भी सक्रिय कदम उठाते हैं। यह व्यक्तित्व की सेवा और परोपकार के लिए प्रेरित करती है। सहानुभूति के अनुप्रयोग क्या है? तो सबसे पहला आता है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षक छात्र का जो संबंध है वो सहानुभूति के आधारित ऊपर बेस्ड होता है। समावेशी शिक्षा जो होती है उसमें भी ये काम में आता है। उसके अलावा चिकित्सा और स्वास्थ्य में मरीज के बेहतर देखभाल और स्वास्थ्य के लिए भी सहानुभूति होती है। नेतृत्व और मैनेजमेंट के लिए देखें तो प्रभावी नेतृत्व के लिए भी सहानुभूति का इस्तेमाल किया जाता है। ग्राहक संतुष्टि के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। सामाजिक और पारिवारिक जीवन में इसका इस्तेमाल होता है। सबसे खास बात, रिश्तों को मजबूत करने में या सामाजिक समरसता में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यहां पर दिया हुआ है कि भारतीय पारंपरिक ज्ञान की अवधारणा क्या है? भारतीय पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण की आवश्यकताओं पर चर्चा कीजिए। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान को केवल सूचनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण संदेश माना गया है। प्राचीन कला चली आ रही है कि अनूठी प्रणाली आज से आधुनिक युग में भी अत्यंत प्रासंगिक। भारतीय पारंपरिक ज्ञान की अवधारणा और इसके संरक्षण की आवश्यकताओं को विस्तृत विश्लेषण दिया गया। भारतीय पारंपरिक ज्ञान की अवधारणा क्या है? तो भारतीय पारंपरिक ज्ञान ट्रेडिशनल नॉलेज क्या कहता है? से तात्पर्य उस ज्ञान, कौशल, नवाचार, प्रथाओं और दर्शन से जो कि भारत की प्राचीन सभ्यताओं, ऋषियों, मनीषियों और स्थानीय समुदाय द्वारा सदियों से विकसित, परिष्कृत और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो समग्र दृष्टिकोण, सबसे बड़ी खास बात समग्र दृष्टिकोण होता है। दूसरी, मौखिक और व्यावहारिक परंपरा भी इसके अंदर आती है। विविधता और व्यापकता भी इसके अंदर होती है। उसके अलावा बात करें तो भारतीय पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसके कारण वर्तमान वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण के दौर में इस बहुमूल्य विरासत को सहेजना और सुरक्षित करने निम्नलिखित कारणों के कारण होती है। सबसे पहले बायो पायरेसी और बौद्धिक संपदा की रक्षा करने के लिए इसकी आवश्यकता हमें पड़ी। उसके बाद संरक्षण का उपाय, भारत ने ट्रेडिशनल नॉलेज यानी पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है जो हमारी प्राचीन विधाओं दस्तावेजीकरण करती है ताकि कोई अन्य देश या कंपनी इसको अपना एकाधिकार न कर सके। सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण पर भी हमने जोर दिया है। कृषि, जल संरक्षण, स्वास्थ्य और चिकित्सा, आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पर हमने बल दिया है। भाषा और संस्कृति पहचान को बनाए रखने के बाद भी हमने इसमें काम किया है। आधुनिक विज्ञान के पूरक के रूप में भी इसको देखा जाता है, किसको? भारतीय ज्ञान परंपरा को। अगला प्रश्न आता है, टीम भावनाओं से क्या तात्पर्य? किसी संगठन के लिए टीम भावना का महत्व और उसकी आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। तो टीम स्पिरिट क्या होती है? तो टीम स्पिरिट की बात करें तो किसी भी समूह या संगठन की वह अदृश्य शक्ति जो अलग अलग योग्यताओं वाले व्यक्तियों को एक साझे लक्ष्य यानी कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए एक सूत्र में पिरोती है। यह मैं की भावना को हम में परिवर्तित करती है। टीम भावना से क्या तात्पर्य? तो टीम भावना करते केवल एक साथ मिलकर काम करने से नहीं, बल्कि समूह के सभी सदस्यों के बीच पारस्परिक विश्वास, आपसी तालमेल, समर्पण और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना
होना आवश्यक है। जब किसी टीम का सदस्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थों, अहंकारों और व्यक्तिगत श्रेय के पीछे छोड़कर पूरे समूह की सफलता को अपनी सफलता मानने लगते हैं तो उसे टीम भावना कहा जाता है। इसमें हर सदस्य अपनी ताकत से टीम को मजबूत करता है, दूसरे सदस्य की कमजोरी को अपने सहयोग से ढकता है। एक प्रसिद्ध कहावत है, क्या है? टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। टीम का फुल फॉर्म है, ठीक है ना? साथ मिलकर हर कोई अधिक हासिल करता है। तो टी से मतलब होगा टुगेदर, ई से मतलब एवरीवन, ई ए से अचीव और एम से मोर। तो किसी संगठन के लिए टीम भावना का महत्व क्या है? तो एक मजबूत टीम भावना किसी संगठन, चाहे वो शैक्षणिक हो, संस्था हो, कॉर्पोरेट कंपनी या सामाजिक संस्था के लिए ऋण करती है। इसका महत्व निम्नलिखित। सबसे पहला, उत्पादकता और कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, ध्यान रखिएगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। दूसरा, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है टीम भावना के कारण, याद रखिएगा, किसके कारण? टीम भावना कारण। नेक्स्ट, तनाव और कार्यशीलता में कमी आती है क्योंकि आपके सदस्य आपकी मदद करते हैं, जिसके कारण आपको तनाव भी कम होगा और कार्यभार भी कम हो जाएगा। अगला, स्वास्थ्य कार्य संस्कृति का निर्माण होता है, हेल्थ वर्क कल्चर डेवलप होता है। अगला, संगठन में टीम भावना की आवश्यकता होती है, नीड्स फॉर द टीम स्पिरिट्स। और इसके अंदर जटिल लक्ष्यों की प्राप्ति तुरंत हो जाती है, प्रभावी संचार, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसके अंदर होता है, और क्राइसिस मैनेजमेंट भी इसके अंदर आप आसानी से देख सकते हैं या समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय कैडेट कोर क्या है? इसके उद्देश्यों और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो एनसीसी के बारे में बात की गई है, भारत की एक स्वैच्छिक त्रिसेवा यानी कि थल सेना, नौसेना, वायुसेना, युवा संगठन जो स्कूल और कॉलेजों के स्तर पर देश के युवाओं को अनुशासित और देशभक्त नागरिक के रूप में तैयार करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन, यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। नीचे एनसीसी की कुछ बात करते हैं। एनसीसी का उद्देश्य क्या है? तो एनसीसी का गठन केवल सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए नहीं बल्कि युवाओं के समग्र व्यक्तित्व के लिए किया जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। सबसे पहला, चरित्र और नेतृत्व विकास की भावना विकसित होती है। दूसरा, निस्वार्थ सेवा की भावना डेवलप होती है। अगला, सशस्त्र बलों में करियर के लिए प्रेरित करना होता है। अगला, जिम्मेदार नागरिक बनना होता है। एनसीसी की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो त्रिसेवा संगठन है। कितना? त्रिसेवा संगठन है। पहला, इसकी आर्मी विंग होती है, दूसरा इसकी नेवल विंग होती है और तीसरी इसकी एयर विंग होती है। द्विस्तरीय विभाजन दो भागों में है, एक तो जूनियर डिवीजन होता है और एक इसका सीनियर डिवीजन होता है। साहसिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण किसके अंदर होता है? जैसे हम बोलते हैं इसमें माउंट ट्रेकिंग होती है, रॉक क्लाइंबिंग होती है ना, इस तरीके के इसके पैरा जंपिंग इसके अंदर आती है। और गणतंत्र दिवस पर इसका विशेष शिविर का आयोजन होता है। राष्ट्रीय एकता शिविर में भी इसके आयोजन के रूप में इसको देखा जा सकता है। और इसकी खास बात देखें तो एनसीसी के सी सर्टिफिकेट धारक कैंडिडेट को भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों ने, सीआरपीएफ और बीएसएफ में, राज्य पुलिस की नौकरियों में लिखित परीक्षा में भारी छूट और सीधे इंटरव्यू तक का लाभ इसके अंदर मिलता है। अगला प्रश्न है, बॉडी लैंग्वेज से आप क्या समझते हो? इसके विभिन्न तरीकों फायदों को बताइए। तो बॉडी लैंग्वेज या शारीरिक भाषा वह गैर मौखिक नॉन वर्बल संचार का माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति बिना शब्दों का प्रयोग किए अपने विचारों, भावनाओं, मनोविज्ञान तथा प्रतिक्रियाओं का व्यक्त करता है। इसमें चेहरे के भाव, हाथ और गतिविधियां, नेत्र संपर्क, शरीर मुद्रा, चलने के तरीका आदि शामिल होते हैं। दूसरे शब्दों में कहते हैं शरीर के अंगों की गतिविधियों द्वारा संदेश देने की कला को बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है। सबसे पहले बात है फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के भाव। जैसा मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं वीडियो के माध्यम से, तो मेरे चेहरे के हाव भाव क्या है वो इसके अंदर देखे जाते हैं। खुशी, दुख, क्रोध, आश्चर्य, भय आदि भाव चेहरे के माध्यम से व्यक्त होते हैं। नेत्र संपर्क यानी कि आई कांटेक्ट, आंखों के संपर्क आत्मविश्वास, रुचि, ईमानदारी और ध्यान प्रदर्शित करता है। हाथों के संकेत, तो हाथों की गतिविधियों द्वारा विचारों, भावनाओं की प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जाता है। शारीरिक मुद्रा, खड़े होने, बैठने, चलने के तरीके व्यक्त आत्मविश्वास, व्यक्तित्व की मनस्थिति को दर्शाते हैं। स्पर्श यानी कि टच, हाथ मिलाना, कंधे पे हाथ रखना आदि भावनाओं, संबंधों को व्यक्त करती है। व्यक्तित्व की दूरी, दूसरों से उचित दूरी बनाए रखना सामाजिक एवं सांस्कृतिक शिष्टाचार का हिस्सा है। स्वर और बोलने का ढंग, स्वर और बोलने का आवाज की गति, उतार चढ़ाव, लहजा और विराम भी गैर मौखिक संचार का महत्वपूर्ण साधन है। अब इसके फायदे क्या है? तो प्रभावी संचार होता है, आत्मविश्वास डेवलपमेंट होता है, बेहतर संबंध का निर्माण होता है, भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है, नेतृत्व क्षमता वृद्धि होती है। और बॉडी लैंग्वेज के नुकसान क्या? गलत अर्थ निकाल भी सकता है कोई व्यक्ति आपको देखकर, सांस्कृतिक भिन्नता भी आती है, भावनाओं को छिपना कठिन होता है, संचार में भ्रम डेवलप हो जाता है। बॉडी लैंग्वेज के प्रमुख प्रकार क्या होते हैं? तो बॉडी लैंग्वेज संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो व्यक्तित्व के विचारों, भावनाओं और व्यक्तित्व के व्यक्त करने का सहायता करती है। सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास, प्रभावशीलता और बेहतर संबंधों को बढ़ावा देती है, जबकि इसका अनुचित प्रयोग गलतफहमी और संचार संबंधी समस्याओं को जन्म दे सकता है। इसलिए प्रभावी व्यक्तित्व विकास के लिए उचित बॉडी लैंग्वेज का ज्ञान और अभ्यास होना आवश्यक है।
तो विद्यार्थियों, आप जुड़े हुए थे आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर, और हम डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा अभी तक आपके साथ बने हुए थे। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम देखा वोकेशनल कोर्स व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनल डेवलपमेंट के पेपर का सॉल्यूशन। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो लगता है वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और जाते जाते चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो हम डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद जय भारत।